हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 कंपनी लॉ का एनसीएलटी और एनसीएलएटी। और इसके अंदर एक और टॉपिक होने वाला है, वो होगा स्पेशल कोड। एक मिनट पहले कलर चेंज कर लेते हैं वरना आपको दिखेगा नहीं। एक और होगा, वो क्या होगा, वो होगा स्पेशल कोड। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, मैंने सिर्फ मेन टॉपिक ही नोट्स के रूप में लिए हैं। और जो भी आपके और इस चैप्टर से ना आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ इन पे शॉर्ट नोट आते हैं। एनसीएलटी और स्पेशल कोड पे आपके शॉर्ट नोट आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मार्क्स में, और इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन इसमें से बनता नहीं है। ठीक है, और बाकी हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन कि भाई देखो, जो एनसीएलटी और एनसीएलएटी होता क्या है। ये दोनों क्या है, एक तरह से एज ए कोर्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कोर्ट होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं जो कंपनीज के केस लड़ते हैं। ठीक है, इन्हें हम एनसीएलटी और एनसीएलएटी कहते हैं। अब जो एनसीएलटी है वो स्टैंड फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये होता है एनसीएलटी। और एनसीएलएटी का होता है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेंट ट्रिब्यूनल, यानी इसमें सिर्फ एपिलेंट जुड़ जाता है, वरना बाकी ये एनसीएलटी ही होता है। वॉज एस्टेब्लाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन, ये 1 जून 2016 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, यानी बना था। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2002 वॉज पास टू प्रोवाइड फॉर दियर एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो भी कंपनी एक्ट 2002 था उसमें प्रोवाइड किया था कि एनसीएलटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे पास कर दिया जाए। इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी टू रेगुलेट रिजॉल्व सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, ये एक बॉडी है एज अ जुडिशियल मतलब कानूनी, यानी ये एज अ कानून की तरह काम करता है, रेगुलेट करता है कि जो भी आपके सिविल कॉर्पोरेट्स के डिस्प्यूट्स, यानी कंपनीज हो गए, ठीक है, एयर फर्म्स हो गए, इनके जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, इसलिए इनका निर्माण किया गया, इसलिए इनको बनाया गया, इनकी लॉ को पास किया गया। द पावर ड्राइव फ्रॉम आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इनके पास पावर आती है वो कहाँ से आती है, आर्टिकल 245 आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान से। ठीक है, एनसीएलएटी इज द हायर फॉरम वेयर अपीलेंट फ्रॉम एनसीएलटी आर डील विथ, एनसीएलएटी एक हायर फॉरम है, यानी हायर रूप है किसका, एनसीएलटी का, जहाँ पे एनसीएलटी डील करता है उसका हायर लेवल पे एनसीएलएटी डील करता है। बोथ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉलो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड सब्जेक्ट टू बी, जो भी इसके देखो, जो एनसीएलटी और एनसीएलएटी है ना, वो दोनों क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं किसको, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी जो भी सिविल प्रोसीजर होता है, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके ये जो भी फैसला होता है या जो भी कार्रवाई वगैरह होती है सब करते हैं। ठीक है, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब मीनिंग देखो, दोनों की सेपरेट मीनिंग जानते हैं। देखो, सिंपल बात, एनसीएलटी और एनसीएलटी एक कोर्ट होता है जो आपके कॉर्पोरेट जितने डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, पहले ये काम कोई नहीं कर पाता था, फिर कोर्ट ने, कानून ने सोचा कि भाई जब ये जो कॉर्पोरेट है, सिविल कॉर्पोरेट, उनके तो जो केस है वो सॉल्व हो नहीं पाते, तो उनके लिए एक नया कोर्ट लाया जाए या नया कानून लाया जाए। तो ये जो एनसीएलटी और एनसीएलएटी और स्पेशल कोर्ट है वो इसके लिए लाया गया था। अब बात करते हैं एनसीएलटी की। द एनसीएलटी और ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुरिडिक्शन अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये क्वासी जुडिशियल होता है, अथॉरिटी होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाई गई थी, टू हैंडल कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट्स अराइजिंग अंडर द एक्ट। वी नो, हमने ये जान लिया था। इट इज कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बाय इरादी कमेटी उसके द्वारा कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया, यानी इसको कॉन्सेप्चुअलाइज, यानी इनको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बांटा गया। द एनसीएलटी इज ऑब्लिज्ड to objectively determine facts, decide case in accordance with the principal nature justice and draw conclusions from them। ठीक है, यानी इनको क्या है, जो भी इनके पास केस आते हैं उनको रिजॉल्व करना, उनको नेचुरल जस्टिस देना है, जो भी उसका न्याय है वो उसको देना। ठीक है, और उसको एक ऑर्डर दे देना और ऑर्डर के फॉर्म में उसको न्याय दे देना। अब ये तो था एनसीएलटी। अब एनसीएलएटी की बात करते हैं। ठीक है, एनसीएलएटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल इज एन अथॉरिटी प्रोवाइड डीलिंग विद अपीलेंट अराइजिंग आउट द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी जब एनसीएलटी ने अपना डिसीजन दे दिया, फिर अगर उसके बाद भी कुछ करेक्शन बाकी है, कोई गलती रह जाती है, तो उसका काम कौन देखता है, एनसीएलएटी देखता है। ठीक है, जो भी करेक्शन होता है वो एनसीएलएटी देखता है। ठीक है, सिंपल बात, एनसीएलटी क्या होता है, एनसीएलटी एक क्वासी
जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी का मतलब आपको पता ही है, हमने बिजनेस लॉ में भी जाना था। क्वासी मतलब होता है अधूरा, यानी आधी एक तरह से कानूनी अथॉरिटी होती है जो सिविल कॉर्पोरेट जितने भी सिविल केसेस हो उनको हैंडल करती है। फिर उसमें उसका जो ऑर्डर आ जाता है, फिर अगर उसके ऑर्डर में कोई गलती होती है, कोई एरर पाया जाता है, तो उसकी जो सुनवाई वो एनसीएलटी करती है फिर, ठीक है। यानी जो एनसीएलटी ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड लेवल है, सेकंड स्टेज है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बेसिस, पहला जुरिडिक्शन, एनसीएलटी इट होज प्राइमरी जुडिशियल, यानी ये प्राइमरी जुरिडिक्शंस को हैंडल करती है, ठीक है। यानी सबसे पहले केस किसके पास आता है, एनसीएलटी के पास आता है। केसेस हो सकते हैं इंसॉल्वेंसी के, बैंकरप्ट और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। इंसॉल्वेंसी मतलब किसी के, मान लो किसी की जो कंपनी डूब गई या उसका कुछ भी हो गया जिससे उसने अपना डेट पे नहीं किया, तो उसका केसेस आ सकते हैं। बैंकरप्ट हो सकता है, या कॉर्पोरेट में कंपनी में कोई भी लड़ाई झगड़ा किसी भी तरह का मुठभेड़ हो जाए तो वो केस आ सकता है फिर, ठीक है। फिर ये क्या है, ये होल्ड करता है अपीलेट जुरिडिक्शन ओवर द कोस्ट जज बाय एनसीएलटी। यानी देखो सबसे पहले क्या होगा, एनसीएलटी के पास जाएगा, एनसीएलटी ने इसका अगर सॉल्व कर दिया तो ठीक है, और अगर उसमें कोई गलती पाई गई या कुछ हो एरर होता है या इसका सॉल्व नहीं किया, तो फिर वो केस किसके पास जाता है, वो एनसीएलटी हैंडल करता है, होल्ड करता है, ठीक है। दूसरा एविडेंस, इट एक्सेप्ट एंड एनालाइज द एविडेंस फ्रॉम क्रेडिटर डेटर फॉर टेकिंग डिसीजन। यानी ये क्या है, ये सबूतों के आधार पर क्रेडिटर और डेटर को डिसीजन लेने के लिए कहता है कि भाई तुम डिसीजन लो, क्या करना है अब। और फिर ये क्या करता है, ये इनके द्वारा जो भी इन्होंने डेटर क्रेडिटर बना देते हैं डिसीजन, उसको ये फाइनल करते हैं। फैक्ट, इट कलेक्ट्स ऑल द फैक्ट्स। ये क्या, जो एनसीएलटी वो सारे फैक्ट कलेक्ट करती है, बट एनसीएलटी एनालाइज करती है कि भाई कौन सा सच्चा है, कौन सा मतलब किसका क्या परिणाम हो सकता है। इन सबको एनालाइज करने के बाद वो अपना फैसला देती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो मेंबर्स है उनका सिलेक्शन कैसे होता है वो हम देखते हैं कि जो इसके मेंबर है एनसीएलटी और एनसीएलटी के, वो कैसे सिलेक्ट होते हैं। सबसे पहला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिज नॉमिनी चेयरपर्सन। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो है इसका पार्ट होता है। सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हायर कोर्ट मेंबर। यानी सुप्रीम कोर्ट का एक जज हो, सीनियर जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मेंबर, ये भी मेंबर बन सकते हैं एनसीएलटी और एनसीएलटी का। सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो भी सेक्रेटरी पर्सन होता है वो भी एक ट्रिब्यूनल में मेंबर बन सकता है। सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनका भी जो पर्सन है वो क्या है, मेंबर बन सकता है किसका, एनसीएलटी का, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है, क्या क्या इसकी एडवांटेज होती है एनसीएलटी और एनसीएलटी का। पहला, एनसीएलटी इज ए स्पेशलाइज्ड कोर्ट ओनली कॉर्पोरेट। यानी ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है जो सिर्फ कॉर्पोरेट यानी कंपनीज की जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज होती है सिर्फ उनके ही केस लड़ता है, ठीक है। कोई कोई किसी और के केस नहीं लड़ेगा, सिर्फ जो रजिस्टर्ड कंपनी है इंडिया में सिर्फ उन्हीं के लड़ेगा। सेकेंड, दिस विल बी नो मोर देन ट्रिब्यूनल फॉर द कॉर्पोरेट मेंबर्स। यहाँ पे यानी नो मोर देन अ ट्रिब्यूनल, यानी जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी के मेंबर से ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा, एनसीएलटी विल रिज्यूर द मल्टीप्लिसिटी लिटिगेशन बिफोर डिफरेंट फॉरम एंड कोर्ट्स। डी है, एनसीएलटी हैज़ मल्टीपल ब्रांचेस। एनसीएलटी के पास मल्टीपल ब्रांचेस है और ये हर तरह की जस्टिस प्रोवाइड करती है अपने क्लोज रेंज के अंदर, यानी जो उसके पास में रेंज है उसके हिसाब से। एनसीएलटी कंसिस्ट ऑफ बोथ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर, यानी इसके अंदर टेक्निकल और जुडिशियल दोनों मेंबर होते हैं डिसाइड करने के लिए। फिर होता है द टाइम टेकन वाइंड अप रिड्यूस फ्रॉम 20 to 25 एंड 20 ईयर्स, ठीक है। एक कंपनी को 20, 25 या 2 साल तक आप बंद नहीं कर सकते, उससे कम ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब पावर क्या होती है एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास, वो जानते हैं। द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल में बी एक्सरसाइज बाय बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल आउट ऑफ इच वन शेल जुडिशियल मेंबर। यानी जो भी जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो इसको एक्सरसाइज करे, यानी जो भी उसके पास केस आए उसको आगे बढ़ाए वो। द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू पार्टिसिपेट टू एनी प्रोसीडिंग, यानी अगर किसी भी ट्रिब्यूनल को कोई अपॉर्चुनिटी देने के बाद वो अगर उस पे प्रोसीडिंग करने से पहले हियरिंग नहीं होती है तो ठीक है, इट पासेस सच ऑर्डर, ओके, एक ऑर्डर पास करता है कि भाई इसकी हियरिंग करनी है, इस केस की, ये केस पेंडिंग पड़ा है। द ट्रिब्यूनल शेल हैव पावर टू रिव्यू इट्स ऑन ऑर्डर्स, यानी इसके पास पावर है कि ये अपने जो भी ऑर्डर दिया है इसने उसको एक बार रिव्यू कर सकती है दोबारा, ठीक है। यानी दोबारा एक केस को रीओपन कर सकती है
एनी पर्सन एग्री बाय एन ऑर्डर और डिसीजन ट्रिब्यूनल में प्रेफर टू अपील इट। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो इसमें एग्री नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, आप उसको सलाह देते हैं कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में यानी NCLAT में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये उसको देती है। ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल अपीलेंट, ठीक है, ये IPC के तहत होता है ये सब, ठीक है। अब पावर वेस्टेज क्या होता है? वेस्टेज का मतलब है निहित, ठीक है, निहित, या बोलो सीमित बोल सकते हो आप इसे, या बोलो उसके पास क्या क्या पावर उसके पास नहीं हो सकती। पहला क्लास एक्शन, class action. A class action lawsuit provides a legal venue for substantial number of individuals to collectively bring a lawsuit against any party rather than each person filing their own lawsuit, ठीक है। Deregistration of company. NCLT is vested with the power of deregistration, dissolution. We have got registered by fraudulent and illicit मीन्स, ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन सॉरी, यानी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसको डीरजिस्ट्रेट करना, ये किसके पास पावर होती है निहित करने की? NCLT के पास। क्यों? अगर मान लो कोई भी कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो जाती है किसी भी फ्रॉड से, फ्रॉडुलेंट से, यानी कोई भी फ्रॉड करके या कोई फ्रॉड तरीके से, तो उसको पास पावर निहित है कि वो उसको रजिस्टर नहीं कर सकता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, अगर जो उसका ऑपरेशन है यानी जो भी उसमें काम चला हो या उसने जो मैनेजमेंट है स्टेक होल्डर्स को वो गलत तरीके से किया हो, ठीक है, या किया ही ना हो, तो उस पर भी जो NCLT है या ट्रिब्यूनल है उसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, वो आपकी है वेस्टेड हो जाती है, ठीक है। रिफ्यूजल टू ट्रांसफर शेयर्स, इफ अ पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी विद इन अ 30 day डेट ऑन द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन एज द केस में डिलीवर द कंपनी। देखो, अगर जो कोई भी कंपनी है उसके पास एप्लीकेशन आई लेकिन उसने शेयर ट्रांसफर नहीं किया 30 day के अंदर अंदर, तो ये भी जो है वेस्टेड है किसके अंदर? ट्रिब्यूनल के अंदर। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू इनटू प्राइवेट कंपनी, ठीक है। चेंज इन फाइनेंशियल ईयर, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके जो भी आपका ईयर होता है फिर 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है। अगर वो चेंज होता है तो अभी इसके पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल कोर्ट की और कंपनी लॉ बोर्ड की, फिर ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो स्पेशल कोर्ट, द स्पेशल कोर्ट आर एम्पावर टू टेक रिकॉग्नाइज द ऑफेंस विदाउट अक्यूज बीइंग कमेटी, यानी एक विदाउट कमेटी के लिए बनाया गया था। पुलिस रिपोर्ट एंड ऑफिस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विद द अक्यूज चार्ज द सेम ट्रायल, यानी जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर दोषी होता है उसको स्पेशल कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। उसकी जो कार्रवाई वो किसके अंदर की जाती है? स्पेशल कोर्ट के अंदर। कंपनी लॉ बोर्ड यानी CLB, द कंपनी लॉ बोर्ड इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, एक्सरसाइज इक्विटेबल जुडिडिक्शन विच वॉज अर्लियर बीइंग एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट। ये क्या हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या की जा सकती है? एक्सरसाइज की जा सकती है, ठीक है। तो जो ये कोर्ट्स है ना, ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? जो कंपनीज है उनके केस लड़ने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उनकी जो केसेस है वो बहुत रेयर होते हैं और उनमें डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कुछ उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये इन कोर्टों का निर्माण किया गया, इनको बनाया गया, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।